आपके जो एडवोकेट का सपना था वो मम्मी पापा का था या किसी दोस्त ने सुजेस्ट किया? प्रदीप जी, एक ऐसा चीज़ बताइए, एक ऐसा केस डिस्कस कीजिए जिसने आपको कुछ सिखाया हो। जब मतलब दोनों नाबालिग थे और यूपी में रहने वाले थे, यूपी के दोनों शादी कर लिए गांव में। तो नौजवान जो है हमारे यंगस्ट है उनको क्या मैसेज देना चाहूँ? लेकिन अगर आप लॉ फील्ड में आना चाहते हैं तो आपका बैकग्राउंड मजबूत होना ही चाहिए। वो दुबई चले गए, वहाँ पे शॉपकीपर में लग गए, पे आपने जॉब कर ली। क्या सीनियर कौन है? एडवोकेट अवधेश कुमार यादव। कलम न्यूज़ 24 देखने वाले सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टूडियो में बात करने जा रहे हैं स्टडी के बारे में। किस स्ट्रीम में जाना चाहिए? कुछ लोग अकाउंटेंट बन जाते हैं बच्चे, कुछ एडवोकेट बनते हैं, आईएएस पीसीएस कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एडवोकेट के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज प्रदीप कुमार एडवोकेट, जो बताएंगे। हाँ जी सर, अपना नाम क्या है और आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू की, स्टडी कहाँ से की? जी, मेरा नाम एडवोकेट प्रदीप कुमार है और मैंने पढ़ाई यूपी से किया हुआ है। जितनी पढ़ाई किया मैंने, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, एलएलबी, ये सारी पढ़ाई मेरी यूपी से हुआ है। इसका रीज़न ये है कि मेरे मम्मी पापा पैसा कमाने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए लुधियाना आ गए, यहाँ आए और यहीं शिफ्ट हो गए। और मेरे दादा दादी गांव पे रहते थे, जिसके कारण मैं भी गांव पे रुका और वहीं से पढ़ाई लिखाई किया। यूपी से पढ़ा हूँ। आपकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपका इंटरेस्ट कैसे बना कि आप यूपी में थे? ज़्यादातर वहाँ पे लोग जो हैं वो किसानी करते हैं, खेतों में काम करते हैं। जैसे पंजाब आते हैं लेबर का काम करने के लिए, आप वहाँ काम पढ़ते पढ़ते एडवोकेट का कैसे इच्छा हुआ कि एडवोकेट बन गए आप? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि हमारे यूपी और बिहार के जितने भी लोग होते हैं, ज़्यादातर पैसा कमाने के लिए लुधियाना, पंजाब, अपना कह सकते हैं कि मुंबई, दिल्ली पैसा कमाने के लिए जाते हैं। और मेरा इंटरेस्ट कैसे हुआ कि मैं भी एलएलबी करूं और लॉ फील्ड में आऊं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे घर में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और मुझे भी पैसा कमाने के लिए बाहर आना पड़ा। लेकिन संजोगवश कह सकते हैं कि मेरा पासपोर्ट बना हुआ था और उसी बीच मुझे पता चला एक ऐसी कंपनी के बारे में जो बहुत कम पैसा लेकर के दुबई भेज रही थी। तो मैं वहाँ गया। उस कंपनी का नाम है आयोकी फैब्रिकन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये कंपनी इंटरव्यू ले करके बंदों को दुबई और भी अदर कंट्रीज में भेजती थी। तो मैं इंटरव्यू दिया और पास हो गया और वहाँ गया तो मैं लेबर में ही काम कर रहा था। जैसे रिगर होता है, रिगर आप समझते होंगे जो लोग जानते हैं। फिर वहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छे आदमी से मुलाकात हुआ और मैं वहाँ पे क्या किया कि उनसे बात करके बोला कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरी मजबूरी थी, पढ़ाई छोड़ के आया हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे स्टोर कीपर में डाल दिया। तो स्टोर कीपर में मैंने काम किया एक साल काम करने के बाद यूपी आया, अपने घर आया। फिर मुझे किसी ने बताया कि एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है और मुझे भी ऐसा लगा था वहाँ पर दुबई में काम करते समय। तो मैं एडवोकेट का, आप वो दुबई चले गए, वहाँ पे शॉपकीपर में लग गए, वहाँ पे आपने जॉब कर ली। स्टोर कीपर पे ऐसा क्या हुआ कि आपको सीधा वापस भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया क्या उन्होंने? जी, ऐसा था कि हम लोग गए थे लेबर में, ठीक है, लेकिन वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का था। बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो कंपनी थी जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिला था उन लोगों में कुछ लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, जिसके वजह से बीच में ही 1 साल के अंदर अंदर ही हम लोग को वापस भेज दिया गया। तो यहीं से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं जीवन भर दुबई जाऊंगा, बाहर जाऊंगा पैसा कमाने के लिए। मैं खुद कुछ ऐसा क्यों नहीं काम करूं जो अपने भारत में रह करके अपने भारत का जो फर्ज है वो मैं निभा सकूं, गरीबों को मदद कर सकूं। कुछ ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जिसके वजह से मैं गरीबों को मदद कर सकूं और मैं अपना भी करियर बना लूं। तो मैंने एलएलबी कर लिया। अब एलएलबी करने के बाद आप पंजाब में आपने किसके साथ शुरुआत की, प्रैक्टिस किसके साथ की है, आपके सीनियर कौन है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि एलएलबी करने के बाद आप किसके साथ ज्वाइनिंग करते हैं, कौन आपका सीनियर होता है। यह आपके लाइफ में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है। जब मैं 2020 में एलएलबी कंप्लीट कर लिया, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैंने अपना सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिया, तो मुझे किसी व्यक्ति के थ्रू एक सीनियर से मिलवाया गया जिनका नाम है एडवोकेट अवधेश कुमार यादव। वो अपने यूपी में ही काम करते हैं, एक जगह है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट, वहीं काम करते हैं। मैं उनके साथ 3 साल लगाया, 3 साल काम किया हूँ
और आपके जो एडवोकेट का सपना था वो मम्मी पापा का था या किसी दोस्त ने सुजेस्ट किया, किसने आपको बताया कि अब और भी ऑप्शन थी आपके पास, आप सीधे एडवोकेट कैसे बन गए? जी, जब मैं दुबई से रिटर्न हुआ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और पूरी दुनिया खुली थी मेरे लिए कि मैं कुछ भी कर सकता था, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जब मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं क्या किया, फिर जा कर के एडमिशन कराया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते मेरे माइंड में आया, मेरे घर वाले, मेरे फैमिली वाले सब लोग, क्या हुआ था कि मेरे जो दादाजी थे, अब मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूँगा, जो मेरे दादाजी थे, अभी स्वर्गवास हो गया उनका, वो 16 मुकदमे 16 मुकदमे अपने लाइफ में लड़ रहे थे अभी। तो मैं उनको देखा था और उनके साथ मैं कई बार कचहरी में गया हुआ था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कोई सूट बूट ब्लैक पहन करके, टाई लगा करके बैठा हुआ है ऐसे, और कोई बंदा आ रहा है, उसे पैसा दे रहा है, पैर छू रहा है। क्योंकि मैं बच्चा था, मुझे पता नहीं था कि क्या मिल रहा है क्या नहीं, लेकिन मुझे ये लगता था कि उनको पैसा मिला है और रिस्पेक्ट मिला है। तो इस करके मुझे मोटिवेशन बचपन से ही यही मिला था। लेकिन मोड़ तब आया मेरे लाइफ में एलएलबी करने का, जब मैं दुबई से रिटर्न आया था। मेरे मम्मी पापा भी सपोर्ट किए, मेरे दादा दादी भी सपोर्ट किए एलएलबी करने के लिए। और जो बच्चे हैं आज जो एडवोकेट बनना चाहते हैं, कि जैसे वकील बहुत सारे हैं, लॉ करनी चाहिए या कोई अकाउंटेंट बनना चाहिए, कौन सा उनके लिए बेटर है आफ्टर ग्रेजुएशन? जी, ये भी बहुत अच्छी सवाल है आपकी कि किसको लॉ करना चाहिए, लॉ फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पहले से इतने वकील भरे पड़े हैं हर कचहरी में, डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ आप जाइए, कचहरी में देखिए, बहुत सारे वकील हैं भरे पड़े हैं। और कई लोगों का सवाल ऐसा होता है कि क्या आप कितना पैसा कमा लेते हैं, तो वो सारी चीज़ मैं बताना चाहूँगा छोटे सी बात में, कि आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से एलएलबी करिए। आपका क्या बैकग्राउंड है, अगर आप गरीब परिवार से हैं तो एलएलबी मत करिए, चाहे आप कितना हो नॉलेज वाले हों। रीज़न ये है कि एलएलबी करने के बाद कम से कम 5 साल किसी सीनियर के साथ आपको जूनियर बन के काम करना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल एडवोकेट बन सकते हैं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद आईटीआई कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन लॉ फील्ड में आने के लिए आपके पास बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए। प्रदीप जी, एक ऐसा चीज़ बताइए, एक ऐसा केस डिस्कस कीजिए जिसने आपको कुछ सिखाया हो या कोई यादगारी केस हो आपने लड़ा हो। जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं 2020 से और 2025 तक अभी तक काम किया हूँ, लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा केस आया था जिसे देख करके मेरी रूह कांप गई, हंसी भी आई। वो मोमेंट मुझे अभी भी याद है। एक लड़की 16 साल या 17 साल की थी और लड़का 17-18 साल का था, मतलब दोनों नाबालिग थे और यूपी में रहने वाले थे। यूपी के दोनों शादी कर लिए गांव में रह करके, माँ बाप ने शादी कराया या लव मैरिज किए, जो भी किया। लेकिन शादी होने के बाद 1 साल के बाद एक बच्ची उनसे हुई। 6 साल साथ में रहे, उसके बाद क्या खन बन हुआ क्या नहीं, दोनों को अब ऐसा लगा कि हमें साथ नहीं रहना चाहिए, तलाक चाहिए, सीधी सी बात है। तो मेरे पास आए, मैं उन लोगों को बहुत समझाया बुझाया कि नहीं, तलाक नहीं लेना चाहिए आप लोगों को, घर गृहस्थी ऐसे ही चलता है, हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, आपको भी थोड़ा सहना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि नहीं, हमें तलाक चाहिए ही चाहिए। तो जिस दिन फर्स्ट हियरिंग थी, जज साहब के सामने मैंने उन दोनों को पेश किया, तो जज साहब मुझे एक बुक पकड़ा दिए फैमिली कोर्ट का और कहे, वकील साहब आप इसमें पढ़ के देखिए कि तलाक लेने की क्या उम्र होनी चाहिए। तो बात तो सही है, मैं भी उस किताब को पढ़ा था पहले से भी, और पढ़ने के बाद मैं जज साहब से रिक्वेस्ट किया कि साहब बुक में सही बात है, लेकिन गांव में देहात में आज भी जब बच्चे नाबालिग होते हैं वो शादी कर लेते हैं, उनके माँ बाप ज़बरदस्ती शादी कराते हैं और उनको नहीं पता है कि मेरी शादी हो रही है। जिस एज में उनको शादी करना होता है उस एज में उनको पता चलता है कि मेरी शादी हो गई है और अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं। तो इस पर बड़ी मुझे हंसी भी आ रही थी। जज साहब ने आधे घंटे बैठाने के लिए बोले कि ठीक है वकील साहब, आधे घंटे बैठ जाइए आप लोग। आधे घंटे के बाद एक तारीख लगाए, 6 महीने के बाद फिर मैंने उन दोनों की पेश किया। अब हुआ ये कि बच्ची जो 5 साल की है वो किसके साथ रहेगी? बच्ची के पिताजी कह रहे हैं मेरे साथ रहेगी और बच्ची की माता कह रही है कि मेरे साथ रहेगी। और जाहिर सी बात है कि जो बच्ची है, अगर बेटा होता तो पिता को शायद दे भी दिया जाता, लेकिन उस बच्ची को उसके माँ को दिया गया। यही डिसाइड हुआ था इस केस में और मेरे लिए यह बहुत बड़ा यादगार रहा अभी 5 साल की जर्नी में।
कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि क्लाइंट आपने केस आया हो, आपने केस लड़ा और उसके बाद क्लाइंट ने पैसे ना दिए हो, आपकी फीस ना दी हो, कभी कोई ऐसा केस आपने लड़ा? जी बिल्कुल, ये तो हम लोग के साथ अक्सर होता है। जो जूनियर वकील हैं उनको पता होगा कि अक्सर आपसे कोई काम करा लेता है और कहता है कि सर मैं आपको शाम को पैसा दूंगा, फिर बोलता है कि 1 घंटे के बाद दूंगा, फिर बोलता है अगले दिन दूंगा फ़ोन करने पे, और ऐसे फीस नहीं मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है। और कुछ ऐसा भी है, अगर आप वकील है, वकील की एक फीस होती है, क्या अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आ जाए जो बहुत मजबूर है, उसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई साथ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, क्या आप उसका केस लड़ेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा मैंने कई बार ऐसा किया है कि जिन बंदों के पास पैसा नहीं रहा है उनका भी मैंने काम कराया है, उनके भी जमानत कराए हैं। जो गांव पे मैं रहता था उस समय क्या होता था कि सीआरपीसी सेक्शन 151, 107, 16 आप लोग आम बोलचाल की भाषा में सुने होंगे। जब बीएनएस लागू नहीं हुआ था उससे पहले की बात है, तो 151 में बहुत ऐसे गरीब बंदे आए जो कहते थे सर मेरे पास बिल्कुल 1 रुपये नहीं है और मुझे झूठा फंसाया गया है। इसमें क्या होता है कि 1 डे सेम डे में जमानत हो जाती है, तो मैंने उन लोगों को जमानत कराया बिना पैसे लिए हुए। ऐसे कई केसेस थे मेरे पास। और लास्ट में आप क्या मैसेज देना आने वाली पीढ़ी को, नौजवान जो है हमारे यंगस्ट है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, जो नए स्टूडेंट हैं उनको एक बात समझनी चाहिए कि अपने परिस्थितियों के अनुसार आगे कदम बढ़ाएं। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, आईटीआई फील्ड में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं। अगर लेकिन लॉ फील्ड में आना चाहते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे एडवोकेट अपना सूट बूट पहन करके घर से निकला है, जा रहा है, केसेस लड़ रहा है, 2-4 जूनियर रखा हुआ, ये कब होगा? जब आपके पास 20-25 साल के एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब जा करके आपके पास ऐसा हुनर आएगा। लेकिन अगर आप लॉ फील्ड में आना चाहते हैं तो आपका बैकग्राउंड मजबूत होना ही चाहिए, तभी आप इस फील्ड में कदम रखिए। चैनल के माध्यम से कभी भी आप हम एडवोकेट जी से बात कर सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमसे भी बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। जय हिंद, वंदे मातरम।